नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और आज हम औरंगाबाद ज़िले में हैं और हमारे साथ में आज बात करने के लिए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर साहब। आज बिरसा मुंडा साहब का जयंती है, जन्म जयंती है जननायक बिरसा मुंडा जी का। उसी के आज संदर्भ में हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिरसा मुंडा जी के जीवनी के संबंध में और उनकी तमाम जो कार्य हैं वो तमाम कार्यों के संबंध में हम जानकारी लेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको। जी, आज बिरसा मुंडा जी का जो जन्म जयंती है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 15 नवंबर धरती आबा जननायक बिरसा मुंडा जी का 147वां जन्म दिवस के अवसर पर मूल निवासी बहुजन समाज के समस्त लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने मनुवादी सोच रखने वाले लोगों के साथ में पूरी लोहा लिया और जंगे मैदान में उतरकर उनके साथ में जंग लड़ा और उस लड़ाई को जीता। आज उनकी लड़ाई के वजह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग और जो खासकर अनुसूचित जनजाति समाज से जो आते हैं उन लोगों के लिए विशेष तौर पर उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई को सफलतापूर्वक हासिल किया। तो मैं इस मौके पर ज़्यादा बात न करते हुए मैं जन्मदिवस के अवसर पर समस्त मूल निवासी बहुजनों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और मैं जननायक बिरसा मुंडा जी को आज मैं नमन करता हूं। और आज एक प्रेरणा का दिन है। अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आज बहुजन मुक्ति पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है और बहुजन मुक्ति पार्टी जननायक बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। समस्त मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष हैं, जिन लोगों ने समता की लड़ाई लड़ा है, इक्वलिटी की लड़ाई लड़ी है, उन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को आधार बनाकर बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश और देश भर में कार्य कर रही है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। अब हम कुछ ऐसे सवालों के साथ चलते हैं जो कई बार सोशल मीडिया पर भी आ चुका है और कई कार्यक्रम हो चुका है। उससे जुड़ा सवाल है कि जो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर का जो घेराव के क्रम में वामन मिश्राम साहब को बिना वारंट के पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती उठाकर थाने लेकर गया, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे ऐसे कार्रवाई को? 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के द्वारा पालतू पुलिस प्रशासन के द्वारा जो घटना का अंजाम दिया गया, उन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि इस देश में निरंकुशता की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, बल्कि सरकार चलाने की काम आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है।
और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मोहन भागवत की कब्जा हो चुकी है और मोहन भागवत जी के आदेश और निर्देश के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जब मूल निवासियों की महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव की बात कही, मोर्चा लेकर मोर्चाबंदी करते हुए हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर तक जाने वाले थे। इसका महीना 2 महीना पहले ही उन्होंने ऐलान किया। ऐलान करते ही आरएसएस ने बीजेपी की सहारा लेकर संघ कार्यालय पर 150 यूनिट फोर्स सीआईएसएफ को लगाया और 3-4 दिनों तक लगातार टीवी और प्रिंट मीडिया में वो छापते रहे, बताते रहे। और बताने के पीछे मकसद यह था कि जो वामन मेश्राम साहब के द्वारा घोषित किया गया था और उनके जो फॉलोअर्स थे जो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने वाले थे, उन तमाम लोगों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा खबर चलाई गई। तो फिर मेश्राम साहब ने दूसरा वीडियो बनाया कि ये जो खबर चलाया गया है इससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम जो 1 लाख लेकर जाने वाले थे हम 1.5 लाख लेकर जाएंगे। और अंतोगत्वा यह हुआ कि वहाँ 2.5 से 3 लाख लोग उस मोर्चे में शामिल हुए और हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरी ताकत और शक्ति के साथ में आरएसएस हेडक्वार्टर का जो घेराव करना था, मोर्चा लेकर जाना था, हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना था, उसकी पूरी ताकत और शक्ति के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जिन्हें इन्होंने समर्थन किया। और मैं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रदेश स्तर पर यहाँ समर्थन किया और पूरी ताकत और शक्ति के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। तो मेश्राम साहब को जो असंवैधानिक तरीके से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, वो तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उसके ऊपर मेश्राम साहब का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हम लोग भी वहाँ उस मैदान में उतरे हुए थे, मोर्चा लेकर हेडक्वार्टर की तरफ कूच कर रहे थे, बढ़ रहे थे। इतनी जनसंख्या वहाँ पर थी, इतनी जनसंख्या थी कि कभी इतिहास में ऐसी आंदोलन भारत में नहीं हुआ होगा। और खासकर आरएसएस के विरोध में ऐसा कभी भी भारत की कोई नहीं तो नेता, नहीं संगठन, नहीं पार्टी चलाने वाले नेता आज तकला आरएसएस के विरोध में इतनी बड़ी मोर्चा लेकर कभी जाने का सोचा भी नहीं है और न लेकर गए हैं और न जा सकते हैं। बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साथियों हम लोगों ने करके उधर दिखाया। हम लोगों को भी काफ़ी डिटेन करने की काम चली। पुलिस वैन थी, पुलिस वैन कम पड़ गई, सरकारी बसें लगाई गई डिटेन करने के लिए। सरकारी बसें कम पड़ गई, प्राइवेट बसें लगाई गई। उसके बाद वो भी कम पड़ गया तो वहाँ ट्रकें लगाई गई लोगों को डिटेन करने के लिए। मुझे भी वहाँ डिटेन किया गया। कुछ ही दूरों पर 2-3 किलोमीटर ले जा करके छोड़ दे रहे थे, थाने तक उनकी जगह नहीं थी कि लेकर जा सकते हैं। लगभग 40,000 लोगों को वहाँ पर डिटेन किया गया। पुलिस प्रशासन नाको दम हो गई। 25,000 पुलिस फोर्स लगाए गए थे उस मोर्चे को रोकने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और देश और दुनिया में जाना कि आरएसएस को चुनौती देने वाला इस देश में कोई अगर संगठन है तो भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है। और कोई अगर पार्टी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी है। और कोई अगर पार्टी का नेता या सामाजिक संगठन का नेता है तो वो आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं, जो देश और दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने ताल ठोककर जंगे मैदान में गए और चुनौतियों को
हम लोगों ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम जंगे मैदान में वहाँ पूरी ताकत और शक्ति के साथ में डटे रहें। सर, अगला सवाल है कि जो जिस तरह से हर सरकारें बनती चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन इन दोनों के द्वारा अभी तक जाति आधारित गिनती, खास करके ओबीसी की गिनती आधार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक ठगने का काम किया जा रहा है, अभी तक गिनती नहीं हो रही है। और क्या कहेंगे इस संबंध में? बहुजन मुक्ति पार्टी के जी इसी में एक सवाल और जोड़ने का काम कर रहे हैं कि 10% जो सवर्णों को आरक्षण मिला, उस संबंध में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो जाति आधारित गिनती की बात है, बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर समय बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस बात को केवल बोली ही नहीं है बल्कि अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इसको डाला है। और बहुजन मुक्ति पार्टी ने ही पूरे 10 वर्षों से लगातार पूरे देश भर में ये जन जागरण किया है कि ओबीसी के लोगों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। और 1931 के सेंसस के आधार पर इनकी जनसंख्या 52% है और 52% इनके हिस्सेदारी उस सेंसस के आधार पर मिलना चाहिए। और नई जनगणना कराकर उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर नई संख्या की नई आंकड़े के आधार पर फिर से उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। शासन और प्रशासन में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात कहा है, लिखा है, कहा नहीं बल्कि लिखा हुआ है, तो एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हिस्सेदारी, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात जब संविधान में लिखी हुई है तो सरकार चलाने वाली जो कांग्रेस की सरकार हो या अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो, तो इन लोगों को संविधान को सामने रखकर वो शपथ लेते हैं, जब लागू करने की बारी आता है तो संविधान को साइड कर देते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़ रही है, उस समाज को जगा रही है और लोगों ने जागे हैं। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा इस मुद्दे पर कई बार भारत बंद किया है और बहुजन मुक्ति पार्टी ने उसका समर्थन किया है। अभी हाल ही में 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद किया गया था ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए, और बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरी देश भर में ताकत और शक्ति के साथ में हम लोगों ने साथ और समर्थन किया, सहयोग किया और रास्ते पर आकर हम भारत बंद में शामिल रहे। इसका परिणाम क्या निकल के आया बिहार में कि जब 25 मई को हम लोग भारत बंद करने के लिए मैं डाक बंगला चौराहा को बंद किया, पटना में पूरे 38 जिला में बंद किया गया, नाको दम होकर के पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहाँ से मैसेज सचिवालय को किया और कुछ ही देर के बाद नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि मैं 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा और सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय आधारित गिनती करेंगे। तो जातीय आधारित गिनती का कहने का मतलब है कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही इसकी आवाज़ उठाई है। और अगर हम संगठन की बात करें और सामाजिक नेता की बात करें तो आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इसको डंके के चोट पर पूरे देश भर में लोगों को बताया है और ओबीसी के नेताओं को मालूम नहीं था। इस बात को उठाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी नहीं उठा रहे थे, तेजस्वी यादव जी नहीं उठा रहे थे, नीतीश कुमार जी ओबीसी के नेता नहीं उठा रहे थे, पप्पू यादव जी ओबीसी के नेता नहीं उठा रहे थे, अखिलेश यादव जी हैं नहीं उठा रहे थे, शरद पवार शरद यादव इस बात को नहीं उठा रहे थे। और किसी समय में बोले होंगे तो बोले होंगे केवल, बाकी वो रास्ते पर उनका कोई इसके लिए आंदोलन करते कहीं दिखाई नहीं दिए। मात्र मेश्राम साहब ने इस बात को पूरे डंके के चोट पर देश भर में लोगों को बताया और कई बार भारत बंद किया गया। आखिरी बार भारत बंद हुआ बिहार में, नीतीश कुमार जी को घोषणा करना पड़ा कि हम जातीय आधारित गिनती कराएंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये सब जाग चुके हैं और अब ओबीसी के आधार बनाकर हम वोट लेते हैं और सरकारें बनाते हैं, अगर
ये सारे बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर या वामन मेश्राम साहब के संगठन में अगर चले गए तो फिर हमारी हालात दयनीय हो जाएगी। हम सरकार चला नहीं पाएंगे, हम सरकार बना नहीं पाएंगे। सरकार चलाना और बनाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे एमएलए एमपी निकल कर नहीं आएंगे। तब जाकर कि इन लोगों ने जातीय आधार गिनती करने का ऐसा एक निर्णय लिया। लेकिन बात ऐसी है कि जातीय आधार गिनती कराने का ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर राज्य सरकार करवाती है, अच्छी बात है, पहल की है तो, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर करना चाहिए कि पूरी केंद्रीय स्तर पर इसकी जनगणना कराई जाए और केंद्र सरकार ही बिहार में जनगणना कराए और उस आंकड़ा को पब्लिश करे और आंकड़े के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में हिस्सेदारी मिलना चाहिए ओबीसी के लोगों को। साथियों, इंदिरा साहनी जो केस था, उस केस के आधार पर ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। तो अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, ओबीसी 52%, इंक्लूडिंग अल्पसंख्यक मिलाकर मोर देन 85% इनकी जनसंख्या होती है। तो जिनकी जनसंख्या 85% है, 85% वाले लोगों को 50% आरक्षण दिया गया और जिनकी जनसंख्या 3.5% ब्राह्मण की जनसंख्या है, 5.5% क्षत्रिय की जनसंख्या है और 6% वैश्य बनिया की जनसंख्या है, तो इनकी 15% होता है। 15% वाले लोगों को 50% दिया गया और 85% वाले लोगों को 50% दिया गया। ये कितनी अन्याय किया गया और संविधान के विरोध में जाकर ये अन्याय हुआ। लेकिन बहुजन समाज के नेता जब वो संसद के अंदर बैठे हुए थे, एससी एसटी ओबीसी का नेता उधर आवाज़ उठाने की काम नहीं कर रहे थे। अगर आवाज़ उठाए होते तो आज इसको हम लोग को ये भुगतना नहीं पड़ता, उस समय ही मामला रफा दफा हो जाता। तो ये सीलिंग एक बनाया गया कि 50-50 से कम नहीं होगा और न ज़्यादा होगा, बल्कि शेड्यूल कास्ट को तो 49 पॉइंट कुछ ही दिया, वो पूरा 50 भी नहीं दिया ये एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। तो ये सीलिंग जब लगाई गई तो फिर से गरीबी को आधार मानकर कि कुछ जनरल कैटेगरी में ऐसे हैं, स्वर्ण लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, उनको गरीब मानकर आरक्षण दिया गया 10%। ये भी असंवैधानिक है। अगर गरीब मानकर दिया गया तो 50% उनको पहले से दिया जा रहा था और 10% और हो गया, तो 15% वाले लोगों को 60% आरक्षण हो गई और 85% वाले लोगों को 40% हो गई। तो ये पूरी की पूरी संविधान के विरोध में जाकर कार्य हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का रखैल बन चुकी है। जैसे सत्ता कह रही है, जैसे आरएसएस कह रही है, उसी प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले सारे जो जज हैं वो सारे के सारे आरएसएस लॉबी के लोग हैं और मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो मनु के संविधान जो है उसको मानने वाले लोग हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानते हैं, जो कि उनको मानना चाहिए। फिर भी संविधान की वजह से वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है, न्याय देने के लिए बैठे हुए, लेकिन वो न्याय नहीं देते हैं। वो संविधान के विरोध में जाकर फैसला करते हैं और वो अपना निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा सरासर गलत है। इसके लिए योजना बनाकर, प्लान बनाकर बहुजन समाज के नेताओं को रास्ते पर आकर एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाकर इसकी समस्या को समाधान किया जाएगा। अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं तो आने वाले समय में कभी अनुसूचित जाति का जो एससी एसटी एक्ट था उसको निष्प्रभावी करने की बात कही जाती है, कभी 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को हटाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम किया जाता है, कभी ओबीसी के बच्चों को नीट में आरक्षण के लिए रोका जाता है, ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोकी जाती है, कभी एनआरसी सीए की मुद्दा लाई जाती है, मॉब लिंचिंग की मुद्दा लाया जाता है, 3 तलाक की मुद्दा लाया जाता है। तो इस प्रकार से लेबर लॉ की मुद्दा लाया जाता है, निष्प्रभावी किया जाता है, किसानों की कानून की, ऐसे हर प्रकार सारे अलग अलग ये जो नीतियाँ बना रहे हैं सब संविधान के विरोध में। संविधान संगत एक भी इनकी नीतियाँ नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस से भी आगे निकल चुकी है। पूरी की पूरी संविधान को साइड करके वो सारा निर्णय वो बनाते रहती है। तो इसका एक ही उपाय है कि बहुजन समाज के नेताओं को आने वाली 2024 की चुनाव है उसमें एकत्र होकर लड़ाई लड़ना होगा, तब जाकर बीजेपी को रोका जा सकता है। और बीजेपी को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होगी और 25 में बीजेपी की जो आरएसएस जो उसको मातृ संगठन है उसका 2025 में 100 साल पूरा होने वाली है। 100 साल पूरा होने के अवसर पर जो उसने घोषणा किया है कि नई संसद में नई संविधान के साथ में प्रवेश करना है। साथियों, नई संविधान और नई संसद, पुरानी संसद अभी सैकड़ों वर्ष चल सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों को कहना है। टेस्ट करने के बाद लोगों ने बताया, फिर भी नई संसद बनाया गया, अरबों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। भारत के लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं लोग रोटी रोटी के लिए। 83 करोड़ लोगों की आय मिनिमम 6 रुपया है, ऐसी हालात हो गई है। ये नई संसद की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी अगर किया गया तो उसमें नया संविधान लिखकर प्रवेश करना है। ये बहुत बड़ा बहुजन के नेताओं के लिए चुनौती है। वो बहुजन मुक्ति पार्टी तो हर समय इस लड़ाई को लड़ रही है। 2024 में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे हम लोग। इसके लिए रातों दिन जद्दोजहद चल रही है, लेकिन अकेला कुछ नहीं हो सकता है, सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। तो अगर हम 24 में रोकते हैं तो संविधान बचेगी, जब संविधान बचेगी तब जाकर समाज बचेगा, जब समाज बचेगा तब जाकर बहुजनों की जो कानून है संविधान के द्वारा मिला हुआ है वो सही तरीके से लागू हो सकता है और उनको न्याय मिल सकता है। ऐसे न्याय मिलने वाला नहीं है।